नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमपी फॉरेस्ट एग्जाम पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरोडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, हम एमपीपीएससी फॉरेस्टमैन 2021 की तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी फॉरेस्टमैन के सिलेबस में 10 यूनिट दी हुई हैं, जिसमें से 5 यूनिट 1, 2, 3, 4 और 9 ये जो है फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली इन्हीं यूनिटों के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आगामी परीक्षा जो होगी दोस्तों मेंस की, उसमें ये आपको काफ़ी नंबर दिलवाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कौन सा अधिनियम बनाया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972। आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो आप सोचते होंगे यहाँ पर ये दो जो लिखे हैं ये तो सेम है, इनमें अंतर क्या है, और ये दो लिखे हैं तो इनमें भी सेम क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, इसमें जो संरक्षण है ये कोष्टक के अंदर नहीं है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है ये वन्य है। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें संरक्षण जो है दोस्तों ये कोष्टक के अंदर है। आप जब भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों गूगल पे सर्च करना या कहीं भी देखोगे तो ये संरक्षण जो है दोस्तों आपको ब्रैकेट के अंदर ही मिलेगा। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि ये जो कानून है, ये जो अधिनियम है, ये स्पेशली है, मतलब विशेष है। ठीक है, विशेष कानून है और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये संरक्षण को कोष्टक में लेने का मतलब ये है कि ये एक विशेष लॉ है, स्पेशल लॉ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वन्य प्राणी और वन्य जीव, इन दो नामों में हमें काफ़ी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। इसलिए याद रखना जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसका सही नाम है ये सेकंड वाला। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, तो देश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कौन सा अधिनियम बनाया गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसमें जो संरक्षण है दोस्तों ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का संख्यांक क्या है, तो याद रखना दोस्तों इसका संख्यांक है 53। 53 का मतलब क्या है दोस्तों, क्या हो संख्यांक का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों 1972 में बहुत सारे अधिनियम बने होंगे, तो 1972 में जब अधिनियम बन रहे थे तो 53वां नंबर का जो अधिनियम है ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब प्रबत्त हुआ, मतलब कब से लागू हुआ, तो याद रखना 9 सितंबर 1972 से लागू हुआ था। कब से हुआ था, 9 सितंबर 1972 से। आप पेन कॉपी में लिखते रहेंगे दोस्तों यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, 9 सितंबर 1972 से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम प्रबत्त हुआ था या लागू हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं। ठीक है, कितने अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं पूछे, तो याद रखना टोटल धाराएं हैं 66 धाराएं हैं। ठीक है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, याद रखना इसमें टोटल 6 अनुसूची है। याद रखना 7 अध्याय हैं, 66 धाराएं हैं और 6 अनुसूची है। और कब प्रबत्त हुआ, तो 9 सितंबर 1972 को प्रबत्त हुआ। और संख्यांक यदि पूछ ले तो याद रखना 1972 का 53। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, मतलब साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम पूछ रहा है दोस्तों कि साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं टेक्टोना ग्रैंडिस, सोरिया रोबस्टा, मधुका इंडिका, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। दोस्तों देखिए आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो आपको यहाँ पर ये नाम आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। ठीक है, विशेष रूप से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस, सोरिया रोबस्टा, मधुका इंडिका और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, साल का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है सोरिया रोबस्टा। क्या होता है, सोरिया रोबस्टा होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आगे और दूसरे जो वृक्ष हैं महत्वपूर्ण उनके वैज्ञानिक नाम। देखिए सागौन जो है दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस, जो कि एमपीपीएससी फॉरेस्टमैन 2020 में अभी पूछा था और बहुत पॉपुलर है दोस्तों सागौन। ठीक है, सागौन को वो अक्सर पूछते ही है, इसलिए याद रखना सागौन का टेक्टोना ग्रैंडिस। सागौन को टीक भी कहते हैं, टीक भी कहते हैं सागौन को, क्या कहते हैं, टीक। ठीक है, टीक वृक्ष भी कहते हैं।
शीशम का क्या है, तो शीशम का दोस्तों डलवर्जीय शिशु है, ठीक है। साल का क्या है, अभी देखिए सोरिया रोबस्टा है। बबूल का दोस्तों अकेसिया नीलोटिका है, ठीक है। हर्रा का टर्मिनेलिया चेबुला है। बहेड़ा का टर्मिनेलिया बेलेरिका है। आंवला का क्या है, फाइलेंथस एम्ब्लिका है। तेंदू का क्या है, डायोस्पाइरस मेलनजोइलन, ठीक है। पलास का क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अर्जुन का क्या है, टर्मिनेलिया अर्जुना। खेर का क्या है, सेनेजेलिया कटेचू। और महुआ का क्या है, मधुका लॉन्गिफोलिया, या महुआ को मधुका इंडिका भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। आप इन नामों को रट डालेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम आधारित है। ऑप्शन है राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1894, राष्ट्रीय वन नीति 1952, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 पर आधारित है। संयुक्त वन प्रबंधन मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको कहते हैं शॉर्ट में JFM, ठीक है। JFM मतलब ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, क्या, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन। एक सिंपल भाषा में समझते हैं दोस्तों, संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, ठीक है। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ या भागीदारी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें वनों का जो प्रबंधन किया जाता है संयुक्त रूप से किया जाता है। इसमें जो आम लोग जो होते हैं, आम जन की भागीदारी जो होती है उसको इसमें सम्मिलित की जाती है। इसी का नाम है संयुक्त वन प्रबंधन, ठीक है। देखिए संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम दोस्तों जो है 1988, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 1988 की राष्ट्रीय वन नीति पर आधारित है, जिसमें जीविका के लिए गरीब ग्रामीणों के वन स्रोतों पर निर्भर रहने की बात आमतौर पर स्वीकार की गई है। मतलब कौन सी बात स्वीकार की गई है, उसमें ये बात स्वीकार की गई है कि जो वन स्रोत होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, गरीब ग्रामीण के होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है। इस नीति में वन भूमि के विकास और उसके संरक्षण में जन सहभागिता के महत्व को स्वीकार किया गया है, ठीक है। मतलब जो जन सहभागिता होती है उसका कितना महत्व होता है, इस बात को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। वन सुरक्षा एवं वन विकास के समस्त कार्यों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 अक्टूबर 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया, जिसमें 3 प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है, ठीक है। ये समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक है वन सुरक्षा समिति, दूसरी है ग्राम वन समिति और इको विकास समिति। अब देखिए जो इको विकास समिति होती है दोस्तों, कौन सी समिति, इको विकास समिति जो होती है ये क्या होती है, जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य होते हैं ना, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य होते हैं, उसके आसपास के जो 5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव होते हैं वहां पर क्या बनाई जाती है, इको विकास समिति बनाई जाती है। मतलब राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के अंदर भी बनाई जाती है और उसकी परिधि से 5 किलोमीटर के अंदर, ठीक है, इको विकास समिति बनाई जाती है। ग्राम वन समिति कहाँ पर बनाई जाती है, ग्राम वन समिति ऐसे जगह बनाई जाती है दोस्तों, ठीक है, जहाँ पर बिगड़े वन हो और उसके आसपास जो बिगड़े वन हो, बिगड़े वन के आसपास 5 किलोमीटर की परिधि में जितने भी ग्राम आते हैं वहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, ग्राम वन समिति बनाई जाती है। और वन सुरक्षा समिति को बनाई जाती है जहाँ दोस्तों सघन वन हो, ठीक है, सघन वन क्षेत्रों में दोस्तों उसके आसपास 5 किलोमीटर की परिधि में क्या बनाई जाती है, वन सुरक्षा समिति बनाई जाती है। तो 3 प्रकार की समिति बनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। और इको विकास समिति राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के अंदर या उसके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में बनाई जाती है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISFR रिपोर्ट कौन जारी करता है, ISFR रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है। तो इसका याद रखना दोस्तों, ISFR रिपोर्ट जो है, सबसे पहले तो ISFR का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्या होता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, याद रखना, ठीक है। कौन जारी करता है, ऑप्शन है भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण मंत्रालय, जलवायु मंत्रालय, पर्यावरण विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो है इसको क्या करता है, जारी करता है। और आपको पता होगा दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, ये है आपका देहरादून में, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। अब देखिए ISFR जो है दोस्तों, इसकी जो प्रथम रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1987 में। इसका गठन तो 1981 में हो गया था, ठीक है, लेकिन इसकी प्रथम रिपोर्ट कब आई थी, 1987 में आई थी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों क्या हुआ, वन नीति 1988 को निर्मित किया गया। किसके आधार पर, ISFR की प्रथम रिपोर्ट 1987 के आधार पर वन नीति 1988 को निर्मित किया गया। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है। कितने वर्ष में जारी होती है, 2 वर्ष में जारी होती है। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन और निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, ISFR रिपोर्ट का, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यूनेस्को द्वारा किस बायोस्फीयर रिजर्व को मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम में 2020 में शामिल किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, ठीक है। ऑप्शन है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक मायर बायोस्फीयर रिजर्व और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है दोस्तों, इसको यूनेस्को द्वारा क्या है में शामिल किया गया है, मैब में, मतलब मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम में 2020 में शामिल किया गया है, ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में है, पन्ना जिले में, ठीक है। ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और अचानक मायर बायोस्फीयर रिजर्व, दोस्तों ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं, और मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 ही बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, तो याद रखना। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं, जिसे हम जैवमंडल रिजर्व कहते हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये होते हैं संरक्षित क्षेत्रों की एक विशेष श्रेणी होती है, ठीक है, जहां मानव आबादी भी वन्य जीव संरक्षण की व्यवस्था का हिस्सा होती है। कौन? मानव आबादी भी वन्य जीव संरक्षण व्यवस्था का हिस्सा होती है। ये आमतौर पर 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बड़े संरक्षित क्षेत्र होते हैं, आमतौर पर, ठीक है, 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बड़े संरक्षित क्षेत्र होते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व में दोस्तों 3 भाग होते हैं, कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऐसा होता है, ये जैसे मान के चलिए ये कोई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, तो इसमें जो सबसे अंदर होगा ये कोर होगा, ठीक है, इसके बाद ये बीच वाला जो होगा बफर होगा, और लास्ट का जो होता है दोस्तों ये का होता है ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें 3 जो भाग होते हैं। अब ये मैप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा इसको स्क्रीन को आड़ी कर लीजिए, उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के भारत के बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। अब देखिए, अभी वर्तमान में भारत में कुल टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, आपसे कोई पूछे तो याद रखना 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दोस्तों जो कच्छ का रण है गुजरात में, वो है, ठीक है। और भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नीलगिरी है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और याद रखना ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, नीलगिरी, वो फैला हुआ है। और जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, इसको 2012 में क्या हुआ है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। इसका दर्जा दिया है, विश्व धरोहर का दर्जा यूनेस्को ने 2012 में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों, जो भारत के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके नाम देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले है नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, सबसे प्रथम है 1986 में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। 1988 नंदा देवी हो गए, ठीक है, उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नौकरेक मेघालय, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों मध्य प्रदेश में है, और ये मध्य प्रदेश का पहला 1999 में, ठीक है। दूसरा है अचानक मार अमरकंटक, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, 2005 में, ठीक है। कच्छ का रण गुजरात में है, ठीक है, जो सबसे बड़ा है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल, तमिलनाडु, बड़ा निकोबार अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में, डिग्री सिखोवा असम में, सेसलचम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जो कि 2011 में, ठीक है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश के 1999 पचमढ़ी, 2005 में अमरकंटक अचानकमार, और तीसरा 2011 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, ठीक है, जिसमें हमने 5 MCQ सॉल्व किए और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिए। ऐसी वीडियो आपको डेली मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके एक बार जरूर ये बताएं कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रहे हैं। थैंक यू।